अमेरिका ईरान वॉर के बीच भारत को कौन सी सफलता हाथ लगी है, कनाडा ने खालिस्तान मसले के ऊपर कौन सी अनाउंसमेंट की है जिससे भारत खुश हो गया है, भारत के इशारे के ऊपर म्यांमार सेना ने क्या कदम उठाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिका के एम्बेसडर जिनको भारत के अंदर इतनी इज्जत मिल रही है उनकी मीटिंग्स अचानक से कैंसिल क्यों हो रही हैं। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और भारत के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूएस नेवी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ठीक बाहर ब्लॉकेड लगाकर रखा हुआ है। ऊपर से ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी शिप को एंटर होने नहीं दे रहा है। ईरान ने तो 2-3 बार इंडियन क्रू मेंबर्स वाले ऑयल और गैस टैंकर शिप्स के ऊपर फायर भी ओपन कर दिया था जो भारत आ रहे थे। लेकिन इस बीच गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि सर्वशक्ति नाम का एक मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड गैस टैंकर शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस कर भारत की तरफ आ गया है। न्यूज आ रही है कि सर्वशक्ति नाम का ये टैंकर शिप 45,000 मैट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर भारत आ रहा है और इसके ऊपर 18 इंडियन क्रू मेंबर्स सवार थे। ये 13 मई को विशाखापट्टनम पोर्ट के ऊपर डॉक किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के 2 से 3 शिप्स के ऊपर हमला करने के बाद ईरान ने फाइनली भारत के एक और गैस टैंकर शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करने की परमिशन दे दी है। अगली अपडेट आ रही है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से, जहां पर इनडायरेक्टली अब भी मिलिट्री रूल लगा हुआ है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के इंडियन नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी सर म्यांमार के 4 दिन के दौरे के ऊपर गए हैं, जहां पर म्यांमार की नेवी और मिलिट्री लीडरशिप के साथ कई सारी मीटिंग्स और इवेंट्स में हिस्सा लिया जाएगा। इंडियन नेवी चीफ अपने साथ पूरा एक डेलीगेशन लेकर गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि जिस समय इंडियन नेवी चीफ की म्यांमार की विजिट स्टार्ट हुई है उसके साथ ही म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि म्यांमार की सेना ने नोबेल पीस प्राइज विनर ऑंग सैन सू की को जेल से बाहर निकालकर उनको हाउस अरेस्ट में शिफ्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि साल 2021 में म्यांमार मिलिट्री ने सरकार को डिसॉल्व करके ऑंग सैन सू की को 27 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया था, लेकिन अब उनके ऊपर नरमी दिखाते हुए इनको घर में शिफ्ट कर दिया है। सू की को सेना द्वारा एक रेजिडेंस अलॉट किया गया है जहां पर वो अपनी बाकी की सजा काटेंगी। सू की उम्र 80 साल के करीब है और अब भी उनको 20 से 22 साल हाउस अरेस्ट में बिताने होंगे, यानी कि उनका 20 से 22 साल का जेल टर्म अभी बाकी है। म्यांमार सेना ने जो सू की को हाउस अरेस्ट में शिफ्ट किया है इसकी टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ म्यांमार सेना ने ये अनाउंसमेंट की है और दूसरी तरफ इंडियन नेवी चीफ ने अपना म्यांमार का दौरा स्टार्ट किया। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑंग सैन सू की को हाउस अरेस्ट में शिफ्ट करने में भारत का बहुत ही बड़ा रोल है और भारत के दबाव में आकर ही म्यांमार सेना ने स्टेप उठाया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं संतोष झा सर, इन्होंने श्रीलंका की गवर्नमेंट को दोनों देशों के बीच रोड ब्रिज बनाने का एक प्रपोजल दिया है। इंडियन हाई कमिश्नर संतोष झा ने कहा है कि इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप एक नेचुरल 2 वे की करंट है। यहाँ पर कोई भी बिग ब्रदर नहीं है और हम सिविलाइजेशनल ट्विंस हैं, मतलब कि भारत और श्रीलंका ये दोनों बराबर के देश हैं। भारत श्रीलंका को अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बराबर का पार्टनर मानता है और इसी बराबरी को दिखाने के लिए दोनों देशों के बीच लैंड कनेक्टिविटी का दरवाजा खोलना पड़ेगा, चाहे ब्रिज बनाना पड़े या फिर टनल। भारत और श्रीलंका के बीच गिनी चुनी फेरीज चलती हैं, जबकि रामेश्वरम से तलाई मन्नर का डिस्टेंस मात्र 30 किलोमीटर का है। अगर ये रोड ब्रिज या अंडर वाटर टनल बन जाता है तो भारत और श्रीलंका के बीच का डिस्टेंस मात्र आधे घंटे का रह जाएगा, जबकि अभी फ्लाइट्स में कई घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। रोड कनेक्टिविटी से दोनों देशों के बीच ट्रेड को भी काफी बूस्ट मिलेगा, ये कहना है भारत के हाई कमिश्नर का। इंडियन हाई कमिश्नर ने श्रीलंका को रोड ब्रिज या फिर अंडर वाटर टनल का ऑफर तो दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर श्रीलंका की मीडिया और न्यूज चैनल्स काफी डिबेट कर रहे हैं और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट भारत के इस प्रपोजल के ऊपर क्या जवाब देती है, क्योंकि भारत तो रेडी है, बस श्रीलंकन गवर्नमेंट माननी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि क्या श्रीलंका के साथ एक रोड ब्रिज या फिर अंडर वाटर टनल बनाया जाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने अपने देश की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कनाडा के अंदर जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, वो अब कनाडा और कनेडियन इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये लोग कनेडियन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके फंड्स को कलेक्ट करते हैं और फिर वो पैसा वायलेंट एक्टिविटीज में लगाते हैं। इसके साथ ही कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर कार्रवाई करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, वरना ये अपनी एक्टिविटीज से कनाडा की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे।
अब ये पहली बार है जब कनाडा में इतने ओपनली खालिस्तानीज को खतरा बताया जा रहा है। पिछले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के समय खालिस्तानी मूवमेंट को लॉफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी बताया जाता था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन मार्क कार्ने के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कनाडा में खालिस्तानीज के ऊपर क्रैकडाउन काफी तेज होते दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि मार्क कार्ने ने वोट बैंक से ज्यादा अपने देश के नेशनल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आई होप कि आगे आने वाली गवर्नमेंट्स भी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन लेंगी और भारत और कनाडा की सरकार के बीच रिलेशंस और मजबूत होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर के बारे में, जो आजकल इंडियन ओशन रीजन में काफी फेलियर्स फेस कर रहे हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के आसपास के जो देश हैं उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर को अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, एंड अगर अपॉइंटमेंट देते भी हैं तो फिर एंड मोमेंट के ऊपर सर्गियो गौर जब उनसे मीटिंग करने के लिए उनके देश में आते हैं तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाती है। वैसे आप में से कई सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि सर्गियो गौर भारत के एम्बेसडर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको साउथ और सेंट्रल एशिया के एक स्पेशल एनवॉय के रूप में भी भारत भेजा हुआ है। इन सभी देशों में डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट ना करके सीधा सर्गियो गौर को जिम्मेदारी दी है कि वो भारत के फुल टाइम एम्बेसडर होने के साथ साथ जब टाइम मिले साउथ और सेंट्रल एशिया के बाकी देशों को भी कवर कर लिया करें। साउथ एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स आते हैं, और साथ में सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सारे देश आते हैं। कहने का मतलब है कि सर्गियो गौर भारत के साथ साथ 12 से 13 देशों को भी सुपरवाइज कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि सर्गियो गौर परमानेंटली तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसी में रहते हैं, लेकिन दिल्ली को एक बेस की तरह ट्रीट करते हुए वो दिल्ली से ही इन 12 से 13 कंट्रीज में जाते रहते हैं। अब हुआ ये कि सर्गियो गौर की नेपाल की विजिट शेड्यूल्ड थी और सर्गियो गौर नेपाल जाकर नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह के साथ मीटिंग करने वाले थे, ताकि अमेरिका और नेपाल के बीच कोऑपरेशन को मजबूत किया जाए और नेपाल चाइना के ज्यादा करीब ना जाए। अब हुआ ये कि यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर तय डेट्स के अकॉर्डिंग 30 अप्रैल को नेपाल चले गए थे। मिस्टर गौर 3 दिन तक नेपाल में ही रहे और पिछले कल 2 मई को वो वापस नेपाल की विजिट को कंक्लूड करके भारत आ गए हैं। इन 3 दिनों में सर्गियो गौर ने नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, नेपाल की रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी के हेड और नेपाल के कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लिया। लेकिन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने यूएस स्पेशल एनवॉय के साथ मीटिंग नहीं की। अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा कि एक कर्टसी कॉल या फिर एक कॉल ऑन मीटिंग ही हो जाए, जहां पर सर्गियो गौर डायरेक्टली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह के साथ मुलाकात करें, लेकिन बालेन शाह ने सर्गियो गौर के साथ कॉल ऑन मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया। नेपाल की जो पिछली गवर्नमेंट्स हुआ करती थी वो भी अमेरिका के साथ कर्टसी मीटिंग्स करती रहती थी, लेकिन न्यूज आ रही है कि नए नेपाली प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने यूएस स्पेशल एनवॉय सर्गियो गौर के साथ मुलाकात करने से इनकार ही कर दिया। अब माना कि सर्गियो गौर का डिप्लोमेटिक स्टेटस और रैंक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह के बराबर नहीं है, लेकिन यहीं पर आता है कर्टसी कॉल या फिर कॉल ऑन मीटिंग का कंसेप्ट। भारत में भी कई देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स भारत आते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज के डिप्टी मिनिस्टर्स भारत आया करते हैं, जिनका रैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करके एक कॉल ऑन मीटिंग करते हैं, जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कर्टसी मीटिंग भी कहा जाता है। इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी सेम इसी तरह से विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स के साथ डायरेक्ट मीटिंग करते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर भी जब रशिया जाते हैं तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनके साथ डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। अब ऑब्वियस है कि सभी देशों के लिए ये नहीं किया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट देश होते हैं उनके लिए ये सब किया जाता है। इवन जब सर्गियो गौर अपनी अपॉइंटमेंट के बाद चार्ज संभालने के लिए भारत आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्गियो गौर के साथ एक कर्टसी मीटिंग की थी और 1-on-1 इंटरेक्शन किया था। लेकिन नए नेपाली प्राइम मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ता है। नेपाल के कुछ न्यूज चैनल्स इसको नेपाल के सम्मान और नेपाल के प्राइड के साथ जोड़कर देख रहे हैं और उनका कहना है कि नेपाल अमेरिका के साथ भी बराबरी का रिश्ता चाहता है। उनके अकॉर्डिंग बालेन शाह को सिर्फ अपने बराबर यानी कि कंट्री हेड डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ही मुलाकात करनी चाहिए। बात करें यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर की, तो उनके साथ ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भी सर्गियो गौर को मीटिंग के लिए टाइम नहीं दिया था, या फिर ये कह लो कि टाइम देकर एंड मोमेंट के ऊपर उन्होंने भी मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। दरअसल मार्च महीने में सर्गियो गौर मालदीव्स के 2 से 3 दिन के दौरे के ऊपर गए थे। वहां पर भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने एंड मोमेंट के ऊपर सर्गियो गौर के साथ अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद सर्गियो गौर मोहम्मद मिजू से मुलाकात करने के बिना ही वापस आ गए थे। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों देश मालदीव्स और नेपाल इनकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है या फिर इनकी गवर्नमेंट्स को किसी भी देश की मदद नहीं चाहिए। देखा जाए तो ये दोनों ही देश इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस के मुहाने के ऊपर खड़े हैं,
लेकिन फिर भी इनके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की ईगो, इनका जो घमंड है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चक्कर में ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय सर्गियो गौर के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।